शाम के 5 बज रहे थे। शेराजी हाउस में रंग और रौनक का एक सैलाब आया हुआ था। हर चेहरे पर खुशी थी, मगर एक चेहरा ऐसा था जिसकी आंखों की चमक सबसे निराली थी। इसकी मतलाश में निगाहें बार बार सीढ़ियों पर से होती हुई ऊपरी मंजिल की जानिब उठ जाती थीं, जिन्हें कई बार वो खुद जबरदस्ती वापस पलटाता तो कई बार किसी का मायनी खेज इशारा इसे शर्मिंदा होकर सर झुकाने पर मजबूर कर देता। भाई बड़े बेताब दूल्हे देखे हैं, लेकिन अपने जुहेब का तो हाल ही बुरा है। इसका तो बस नहीं चल रहा मौलवी को कान से पकड़े और सीधा नबिया के कमरे में ले जाए, और जब बाहर निकले तो नबिया इसकी दुल्हन बन चुकी हो। फूफो की आवाज पर एक कहका हॉल में गूंजा था। सोफे पर बैठे जुहेब ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट को छुपाया। ये बात हकीकत थी कि वो आज दिल से खुश था। खुश क्यों ना होता, बरसों इसने जिस परी चेहरा के ख्वाब देखे थे, आज वो इसकी मलकियत बनने जा रही थी, इसकी बीवी बनने जा रही थी। ये सारे रंग और रौनक इसी के लिए सजाई गई थी। जुहेब शेराजी को अफसोस हुआ कि इसने अपनी जिंदगी के इतने कीमती साल लंदन में क्यों जाया किए। असल जिंदगी तो यहाँ, असल खुशियां तो यहाँ थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब से ये खुशियां मेरा भी मुकद्दर बनने वाली हैं। इसने एक दफा फिर ऊपरी मंजिल की तरफ नजर दौड़ाई, और अब की बार इसकी नजर नाकाम वापस नहीं लौटी थी, क्योंकि इसके कमरे का दरवाजा खुला था। लड़कियों का एक जुड़मट इसे अपने दरमियान में लिए सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ दिखाई दे रहा था। हॉल में मौजूद सारे ही मेहमान उठ खड़े हुए थे। जुहेब ने अपने दिल की धड़कनें थमते हुए महसूस की। कैसी लग रही होगी, वो इसने अंदाजा करना चाहा। इसकी ब्राउन आंखों में तजस्सुस उमड़ आया था। चमक पहले से बढ़ गई। इसने हद्दुल मकदूर कोशिश की इसकी बेताबी किसी पर आया ना हो। सुर्ख दुपट्टे के साए में लड़कियां इसे नीचे की तरफ ला रही थीं। इसने हल्के सब्ज रंग का एक खूबसूरत लहंगा पहन रखा था। सज धज कर कदम उठाती वो हर कदम इसके करीब होती जा रही थी। मेहताब शेराजी ने आगे बढ़कर जुहेब के कंधे पर हाथ रखा। वक्त आ गया है जुहेब कि मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले कर दूं। इनके अंदाज में मोहब्बत छलक रही थी। इन्हें अपने भतीजे पर फख्र था। इनका इंतखाब काबिल रश्क था। जुहेब ने मुस्कुरा कर इन्हें देखा। अपने चचा का मान वो कभी नहीं तोड़ेगा। इसे दिली दिल में खुद से वादा किया था। इसे बड़े सोफे पर बिठा दिया गया था। लड़कियां दुल्हन बनी नबिया को बिल्कुल करीब ले आई थी। चूंकि ये खानदान की तकरीब थी, सो इस वक्त पूरा खानदान शेराजी हाउस में मौजूद था। घर इतना बड़ा था कि इन्हें किसी हॉल की जरूरत नहीं पड़ी थी। सब अफराद इस वक्त खूबसूरती से सजे हुए शेराजी हाउस में नबिया और जुहेब के निकाह की तकरीब के लिए इकट्ठे हुए थे। खड़े हो जाएं जुहेब भाई, अपना हाथ आगे बढ़ाएं। ऐसे तो नबिया को हम आपके बराबर में बिठा देंगे। फूफो की बेटी निमरा की आवाज पर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। कितनी जल्दी है जुहेब को, देखो इसने एक लम्हे की भी ताखीर नहीं की। किसी ने फिर लुकमा दिया था। इस बार लाउंज में एक जोरदार कहका उबल पड़ा। जुहेब के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। दाएं गाल में पड़ने वाले डिंपल ने इससे पहले से मजीद खूबरू बना दिया। वो 6 फुट से निकलते कद का मालिक था। गहरी ब्राउन आंखें और इसी रंग के बाल, पर्सनालिटी लंदन में रहने और वहां की तालीम हासिल करने के बाद मजीद निखर गई थी। वो खानदान की तवज्जो का मरकज था, मगर से वही नहीं। इसके सामने खड़ी सब्ज रंग के लहंगे में मलबूस वो लड़की जिसने अभी तक अपने चेहरे के आगे से घूंघट नहीं हटाया था, वो भी कम ना थी। खानदान में अब तक फिर जुबान पर इसने नबिया के हुस्न के चर्चे सुने थे, और खुद भी गवाह था कि वो दिलों की धड़कनें रोक देने का फन जानती थी। जुहेब ने आहिस्तगी से अपने हाथ आगे बढ़ाया। पकड़ा भी दो अपना हाथ नबिया, अब तो ये हाथ तुम्हें उम्र भर के लिए थामने वाला है। जुहेब भाई तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाले, है ना जुहेब? जुहेब की छोटी बहन नरमीन ने शोखी से कहा था। हर निगाह इन दोनों पर मरकूज थी। हर चेहरा इश्तियाक से इन दोनों को देख रहा था। अचानक ही सबके चेहरों की मुस्कुराहट सिमटी। नबीहा ने अभी तक अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया था। क्या बात है नबीहा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। सायरा बेगम ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को तंबी अंदाज में कहा था, मगर वो किसी बुत की तरह साकित रही। अब भी इसने अपना हाथ आगे ना बढ़ाया। जुहेब ने बगौर देखा। इसके वजूद में हल्की सी लर्जिश थी। अपने दोनों हाथों को इसने एक दूसरे में जकड़ रखा था।
खूबसूरत सफेद हाथ जिन पर मेहंदी से हसीन नक्शो नगार बनाए गए थे। लाउंज में अकोट सी खामोशी छाने लगी। हर कोई ही इंतजार कर रहा था। क्या बात है नबीहा, शर्माओ मत, तुम्हारा होने वाला दूल्हा है, अभी निकाह होने वाला है तुम लोगों का। सायरा बेगम ने आगे बढ़कर थोड़ा सख्त अंदाज में कहा था, मगर अब की बार भी इसकी साकत वजूद में कोई जंबिश न हुई, बल्कि वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटी थी। क्या आंखें हैरत से फैली। ज़ोहैब ने गहरी निगाहों से इसकी इस हरकत को देखा था, मगर सायरा बेगम भांप चुकी थी कि कुछ गड़बड़ है। इन्होंने जल्दी से नबीहा का हाथ पकड़कर ज़ोहैब के बढ़े हुए हाथ में थमा दिया था। अरे बिला वजह घबरा रही हो? ज़ोहैब कौन सा कोई गैर है? तुम्हारे ताया जान का बेटा है, हमारा अपना देखा वाला, फिक्र की कोई बात नहीं है। सायरा बेगम ने बात को संभाल लिया था। एक पल के लिए हॉल में जो खामोशी छा गई वो दोबारा से बातों और सरगोशियों की आवाजों से टूटने लगी थी। चेहरों पर इत्मीनान फैल गया, मगर ज़ोहैब ने एक गहरी निगाह अपने साथ बैठी हुई नबीहा पर डाली थी, जिसके अंदाज में वाज़िया गुरेज था। मौलवी साहब को बुला लिया गया था। निकाह की रस्म शुरू हुई तो ज़ोहैब ने पलटकर इसकी सिमत देखा, जिसने अपने और इसके दरमियान फासला बरकरार रखा था। क्या बात है नबीहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आवाज को हत्तुल मकदूर आहिस्ता करते हुए ऐसे नबीहा की जानिब झुककर पूछा था। जवाबन वो कुछ न बोली। ज़ोहैब अचानक चौंका। ऐसे यूं लगा जैसे नबीहा ने अपनी सिसकी को रोकने की कोशिश की हो। ज़ोहैब भाई, कुछ देर के लिए खुद पर कंट्रोल कर ले, अभी आप दोनों का निकाह नहीं हुआ, चचा जान से डांट पड़ जाएगी आपको। ज़ोहैब को अपने उकब में सरगोशी सुनाई दी थी। वो सीधा हुआ। मौलवी निकाह के कलमात अदा कर रहा था। नबिया शराजी, क्या आपको यह निकाह कबूल है? मौलवी ने अपना जुमला दोहराया। सबकी मुंतजर निगाहें नबीहा की सिमत उठी थी। घूंघट की ओट में इसका चेहरा कैसा दिख रहा था, कोई नहीं जानता था। ये अम्मा जान के हुक्म था कि निकाह से पहले इसका घूंघट न उठाया जाए। नबीहा बेटा जवाब दो, मौलवी साहब पूछ रहे हैं। सायरा बेगम गड़बड़ाकर आगे बढ़ी थी। इनके अंदर खतरे की घंटियां बज रही थी। नबीहा के साकित वजूद में कोई हरकत ना हुई। वो यूं ही बर्फ का बुत बनी बैठी रही। मौलवी साहब ने एक दफा फिर अपना जुमला दोहराया था। क्या बात है नबीहा, जवाब दो, मौलवी साहब तुमसे निकाह का पूछ रहे हैं। अब की बार ज़ोहैब की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। ज़ोहैब की भारी संजीदा आवाज पर साकित बैठी नबीहा ने रुख मोड़कर इसकी सिमत देखा था। आहिस्तगी से अपना घूंघट चेहरे से हटाते इसने एक नजर ज़ोहैब पर डाली। वो साकित रह गया। नबीहा की सुनहरी आंखों में आंसू ही आंसू थे। इसके चेहरे पर मेकअप का नामो निशान न था, यहाँ तक कि इसने लिपस्टिक तक नहीं लगा रखी थी। क्या बात है नबीहा, जवाब दो। ज़ोहैब शराजी की निगाहों में उलझन सिमट कर आई थी। खानदान के सभी अफराद आसपास जमा होना शुरू हो गए थे। क्या बात है, क्या बच्ची के साथ कोई जबरदस्ती हो रही है क्या? वो निकाह के लिए तैयार नहीं। मौलवी साहब की आवाज पर सभी ने चौंक कर एक दूसरे को देखा था। मेहताब शराजी अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। ऐसा कुछ नहीं है, आप दोबारा सवाल दोहराइए। इस बार नबीहा जवाब देगी। इनके अंदाज में पत्थरों की सी सख्ती उतर आई थी। इन्होंने अपनी अजली सर्दमेहरी से नबीहा की तरफ देखा, मगर वो इनकी तरफ देख कहाँ रही थी। वो तो बस ज़ोहैब की तरफ देख रही थी। दोनों के दरमियान खामोशी का वो लम्हा फैसले का लम्हा था। वो यकलख्त अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मुझे ये निकाह कबूल नहीं, मुझे ज़ोहैब के साथ शादी नहीं करनी। इसकी दो टोक आवाज पूरे लाउंज में गूंजी थी। बेख्तियार सबने इसकी सिमत देखा। कई सरगोशियां गूंजी और इसके बाद लाउंज में ऐसा सन्नाटा छा गया जिसे वहां कोई मौजूद ना हो। मैं इस निकाह के लिए तैयार नहीं थी, मेरे साथ जबरदस्ती की गई है। दोबारा मुझसे कोई सवाल न करे। टूटे फूटे बेरब्त जुमलों में बोलते वो एकदम पलटी थी। दोनों हाथों से अपना लहंगा उठाया इसने लोगों के बीच से निकलना चाहा। सायरा बेगम ने आगे बढ़कर इसे बाजों से थामा। क्या कह रही हो नबीहा, सारा खानदान जमा है, ये कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रही हो? ज़ोहैब तुम्हारा बचपन का मंगेतर, इसी से होगा तुम्हारा निकाह। अम्मा जान ने दो टोक अंदाज में इसे समझाया था। खुद वो बेटी की इस हरकत पर बुरी तरह घबरा गई थी। जानती थी खानदान वाले जितने भी रोशन ख्याल और बेटियों से मोहब्बत करने वाले सही, मगर बड़े खानदान के सामने जो कुछ नबीहा ने किया था इसका सिला इसे भुगतना ही था। इन्होंने पलटकर मेहताब शराजी की तरफ देखा, जिनकी आंखों से शरारे निकल रहे थे। मौलवी साहब का निकाह का रजिस्टर संभाल कर उठ खड़े हुए थे।
मैं जबरदस्ती का निकाह नहीं कर सकता, ये शरीयत के खिलाफ है। आप लोग पहले अपनी बच्ची से बात करें, आखिर इसे क्या एतराजात है। जब इसके एतराजात दूर हो गए तो मैं निकाह करने के लिए आ जाऊंगा। वो माजरत करते कमरे से बाहर निकल गए थे। कोई कुछ ना कर सका। सारा बेगम ने एक घबराई हुई निगाह खानदान के तमाम अफराद पर डाली, जिनके सामने इनकी बेटी ने इन सब का तमाशा बना दिया था। आंखों में आए आंसू को झटके से साफ करती वो एकदम इन सबके बीच में से निकलती चली गई। इसके हाथों में पहनी चूड़ियों की खंकार इस खामोश हॉल में तब तक गूंजती रही जब तक इसने अपने कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद नहीं कर लिया। और जैसे ही दरवाजा बंद होने की आवाज आई, लाउंज में मौजूद सबको जैसे होश आ गया। ये क्या किया नबीहा ने, ये क्या बचकाना हरकत की है, तमाशा बनाकर रख दिया सबका। ताया जान ने इंतहाई गुस्से से कहा था। अपने इकलौते बेटे की इस तरह जिल्लत पर इन्हें शदीद गुस्सा था। बेटा भी वो जिसके एक नहीं कई उम्मीदवार थे। कई चेहरे अफसोस और तासुफ से इसकी तरफ मुड़े थे। जो अब तक यूं ही खामोश सोफे पर बैठा था, इसे समझ नहीं आ रहा था वो इस जिल्लत पर अफसोस करे या फिर हैरान हो। आखिर ये सब इसके साथ हुआ क्या था? नबीहा ने इसके साथ ये सब क्यों किया था? शिद्दत ज़ब्त से इसका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। इसे याद आया कि सिर्फ एक महीना पहले की तो बात थी जब इसने आखिरी दफा नबीहा से बात की थी। कल सुबह मेरी फ्लाइट है पाकिस्तान की, मैं आ रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरे आने का इंतजार है? इसकी बात पर वो सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करती रही थी। क्यों आ रहे हैं आप पाकिस्तान वापस? ज़ोहेब के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम्हें नहीं पता मैं क्यों आ रहा हूँ? इसके अंदाज में मायने खेजी उतर आई। नबीहा ने वीडियो कॉल पर नजर आते इसके चेहरे को देखा, जो अपने हाथ में पकड़ी शर्ट वापस रखकर पूरी तवज्जो से इसकी सिमत देख रहा था। इससे बात करते हुए वो यूं ही हो जाया करता था, बाकी सारे काम छोड़ देता था, सिर्फ इसे ही देखा करता था। मुझे क्या पता क्यों आ रहे हैं, कोई काम होगा, वैसे आपके वालिदैन भी तो यहीं रहते हैं। अब पढ़ाई मुकम्मल हो गई है तो आपको आना ही था। नबीहा ने अपनी बात मुकम्मल की थी, जैसे वो जल्द से जल्द स्क्रीन को बंद कर लेना चाहती हो। ज़ोहेब ने बगौर स्क्रीन पर नजर आते इसके हसीन चेहरे को देखा। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ नबिया, तुमसे शादी करने के लिए। मेरा ख्याल है कि अब ये दूरियां खत्म हो जानी चाहिए, है ना? इसकी गंभीर भारी आवाज मोबाइल के स्पीकर से उभरी तो वो सुर्ख पड़ गई थी। जल्दी से कॉल काटते वो मंजर से गायब हुई। ज़ोहेब ने मुस्कुराकर मोबाइल की स्क्रीन को देखा। वही बात बात पर घबरा जाया करती थी। इसकी शिद्दतों को देखकर पिछले 3 महीनों से वो इसके साथ राब्ते में था। वो इसकी मंगेतर थी। बचपन से इसके साथ ज़ोहेब शेराजी की निस्बत तय थी। चचा जान की खूबसूरत बेटी जिसने हाल ही में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, मगर वो यूं इसके दिल की धड़कन बन जाएगी ये बात वो खुद भी नहीं जानता था। मगर अब तो ये तय था कि वो जल्द से जल्द इसे अपनाना चाहता था। यही वजह थी कि डिग्री मुकम्मल होते ही वो पाकिस्तान वापस लौट आया था। यहाँ आने के इससे 1 महीने में वो अच्छा खासा मसरूफ रहा था। नया कारोबार सेट करना, यहाँ के माहौल का अंदाजा करना। इस दौरान 1-2 दफा ही इसके नबिया से मुलाकात हुई थी। चूंकि वो यहाँ आने के साथ ही अपनी और नबिया के निकाह की बात कर चुका था, सो इसके अपने वालिदैन की जानिब से इसरार था कि वो नबिया के साथ ज्यादा मेल मुलाकात ना करे। खानदान भर के लोगों में ये बात मायूब समझी जाती थी। वो जानता था लंदन और पाकिस्तान के माहौल में फर्क है, सो इसने इसरार नहीं किया था। 1 माह तक वो भी इसके सामने नहीं आई थी। ना इसने दोबारा ज़ोहेब से फोन पर बात की। वो इसके गुज़ेज़ को इसके शर्म पर महमूल कर रहा था, मगर इससे तो आज पता चला कि वो दिल में क्या सोचे बैठी थी। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी नबीहा, तो वो सब क्या था? 3 महीने तक तुमने मेरे हर जज्बे, हर प्यार भरे इजहार के जवाब में कभी इनकार नहीं किया। तुम्हारा चेहरा बताता था कि तुम इस रिश्ते से खुश हो, तो फिर अब क्या हुआ? भीड़ छूट चुकी थी। लाउंज में आए मेहमान रुखसत हो रहे थे। वो अभी तक वहीं बैठा सा सर्द पड़े वजूद के साथ। उठो ज़ोहेब, चलो यहाँ से, मैं बात करूंगा मेहताब से। आखिर ये सब क्या था? बाबा जान ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। आपको कोई बात करने की जरूरत नहीं है, मैं इस सारे मामले को खुद ही देख लूंगा। ये सारा तमाशा मेरे नाम पर हुआ है तो इसका हल भी मैं ही निकालूंगा। 2 टोक अंदाज में कहते वो लंबे लंबे कदम उठाता बाहर निकलता चला गया था। ऐसे पलटकर एक निगाह भी नबीहा के कमरे की तरफ डालने की जहमत नहीं की थी। अपने कमरे की खिड़की से लगी नबीहा ने इसकी गाड़ी दूर जाते देखी। बेबसी से इसने अपनी आंखें मींच ली थी। ये सब करना मेरी मजबूरी थी ज़ोहेब, वो ज़ेरे लब माफी मांग रही थी।
मगर वो ये नहीं जानती थी कि ज़ुहैब शिराजी की दुनिया में लफ्ज माफी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो इसे माफ नहीं करने वाला था। वो बदला लेने पर यकीन रखता था। इसका बदला क्या था, ये नबिहा का वक्त बताने वाला था। खानदान भर में एक नई बहस छिड़ गई थी। हर कोई नबिहा को कसूरवार ठहरा रहा था। सारी बातें इनके घर तक भी पहुंच रही थी। मेहताब शिराजी ने तो नबिहा से बोलचाल बिल्कुल बंद कर दी थी। सायरा बेगम ही थी जिन्होंने इसे कई दफा समझा कर देख लिया था। आखिर तुमने ये सब कुछ किया क्यों? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? इतनी आजादी देने का ये नतीजा निकला है कि इतने खानदान वालों के सामने तमाशा लगा दिया तुमने, अपना भी और हम सबका भी। सायरा बेगम ने थक कर एक जोरदार थप्पड़ इसे दे मारा था, मगर जवाबन वो कुछ ना बोली, बस साकित बैठी रही। हाँ, कई आंसू इसकी आंखों से टूट कर बरसे थे। सायरा बेगम ने शिकस्ता निगाह अपनी बेटी पर डाली, जो ना मुंह से कुछ बताती थी और ना ही अपनी राय बदलने पर तैयार थी। आप लोग जो चाहे मर्जी करें, मैं निकाह से इनकार कर चुकी हूँ। मैं ज़ुहैब से शादी नहीं करूंगी। वो दो टोक अंदाज में बस इतना ही बोली थी। सायरा बेगम खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। जानती थी जिद्दी तो हमेशा से थी। अब अगर इसने कोई बात कह दी है तो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगी। दिन गुजरते रहे। ज़ुहैब शिराजी की फैमिली से इन सब का राब्ता ही मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया था। मेहताब शिराजी अपने बड़े भाई से शर्मिंदा थे। वो और सायरा बेगम दोनों जाकर इनसे माफी मांग आए थे। इन्होंने तो कुछ ना कहा। हाँ, मगर ज़ुहैब ने इन्हें देखकर साफ साफ बस इतना ही कहा था, मैं नहीं चाहता कि आप दोनों इस मामले में शर्मिंदा हो। ये नबिहा का फैसला था और मैं खुद देख लूंगा कि मुझे इस सिलसिले में क्या करना है। इसके संजीदा अंदाज में कहने पर मेहताब शिराजी खामोशी से घर वापस पलट आए थे। ज़ुहैब के मुतालिक जितना इनका अंदाजा था वो समझ गए थे कि वो इतनी आसानी से अपनी जिल्लत को तस्लीम करने वाला नहीं है। न जाने वो क्या सोच रहा था। हर कोई इसके अंदर उठने वाले जवार भाटे से लाइल्म था। यहाँ तक कि वो खुद भी यूनिवर्सिटी से मुसलसल आती कॉल्स को नजरअंदाज करते इसने पूरे 2 हफ्ते अपने कमरे में पड़े पड़े गुजार दिए थे। लेकिन फाइनल इम्तिहानात करीब आ रहे थे। अब अगर ना जाती तो यकीनी तौर पर इसका साल जाया होने का खतरा था। इसलिए ना चाहते हुए भी 2 हफ्ते बाद वो तैयार होकर अपने कमरे से निकल आई थी। इसे बाहर आते देखकर सायरा बेगम ने ठंडी सांस भरी। शुक्र था कि कम से कम इसने जिंदगी की तरफ वापस कदम तो बढ़ाए थे। बेटी की जानिब से वो फिक्रमंद भी थी। सो नाश्ता इसके सामने रखा, मगर वो बगैर कुछ खाए पिए खामोशी से घर से बाहर निकल आई थी। आजकल कुछ भी महसूस होना बंद हो गया था। ड्राइवर को यूनिवर्सिटी जाने का कहते वो खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गई थी। ड्राइवर कब बैठा, कब इसने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी शहर की सड़कों पर भागने लगी। बीबी जी, मुझे मेडिकल स्टोर से अपने बच्चे की दवाई लेनी है, आपसे 5 मिनट इंतजार कर लेंगी। ड्राइवर ने मेडिकल स्टोर के सामने गाड़ी रोकते हुए इल्तिजाइया अंदाज में कहा था। नबिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए सर हिला दिया। सुर्ख रंग के खूबसूरत घेर वाले फ्रॉक में बगैर कोई मेकअप किए वो मुतासर कुन लग रही थी। सुनहरी आंखें बाहर दौड़ते भागते मनाजर पर जमी थी। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर चला गया। वो यूं ही बाहर देखती रही। गाड़ी एक दफा फिर स्टार्ट हुई तो नबिहा ने गहरी सांस ली। यहाँ से यूनिवर्सिटी का फासला बस चंद मिनट का था। वो नहीं चाहती थी कि कोई इसके चेहरे से देखकर किसी बात का अंदाजा लगाए। सो खुद को कंपोज करने की कोशिश करने लगी। खिड़की से बाहर देखते देखते न जाने कितना वक्त बीत गया। अचानक वो बुरी तरह से चौंकी। बाहर नजर आते मनाजिर नामनूस लगने लगे। ये वो रास्ते तो नहीं थे जहां से वो रोजाना यूनिवर्सिटी जाया करती थी। ऐसे गाड़ी में बैठे काफी देर हो चुकी थी। अभी तक तो यूनिवर्सिटी आ जानी चाहिए थी। आज के इस रास्ते से जा रहे हो सदीक, ये वो रास्ता तो नहीं है, वो बोलते हुए मुड़ी थी। मगर ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स के चेहरे पर निगाह पड़ते ही इसने रूह बना हुई। एक पल के लिए वो साकित रह गई। सुनहरी आंखें बेयकीनी से फैली। ड्राइविंग सीट पर सदीक के बजाय कोई और बैठा था। वो वही था। इंतहाई इत्मीनान से गाड़ी ड्राइव करते इसने पलटकर नबिहा की तरफ देखने की जरूरत भी महसूस नहीं की थी। ज़ुहैब, इसके लबों से बेआवाज निकला, हाँ मैं। क्यों, मुझे यहाँ देखकर बुरा लगा है तुम्हें? अब की बार भी इसने नबिया की तरफ ना देखा था। खामोशी से गाड़ी ड्राइव करता वो मुसलसल सामने निगाहें जमाए हुए था। नबिया को अपने कदमों तले से जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। आप यहाँ क्यों आए हैं? सिद्दीक कहाँ है? मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो बुरी तरह से घबराई थी। इसने महसूस किया ज़ुहैब ने दानिस्ता गाड़ी की स्पीड तेज की थी। तुम्हें अगवा कराऊं? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें?
तुम्हारे ड्राइवर को मारकर कहीं फेंक आया हूं और अब तुम्हारी बारी है। वो इंतहाई इत्मीनान से बोला था। नबिया को अपनी धड़कनें रुकती हुई महसूस हुई। देखें प्लीज, इस रोज जो कुछ भी हुआ मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे नहीं करनी आपसे शादी। आप प्लीज गाड़ी रोके, मुझे घर वापस जाना है, वो भीगी आवाज में बोली थी। पलटकर इसने दरवाजा खोलना चाहा मगर दरवाजा लॉक था। इसे पता था ये जदीद तर्ज की गाड़ी मेहताब शराजी ने कुछ वक्त पहले ही तो ली थी। जब तक ज़ुहैब शराजी ना चाहता वो अपनी तरफ का दरवाजा नहीं खोल सकती थी। प्लीज गाड़ी रोके, मुझे घर वापस जाना है, अब की बार वो रूहान सी आवाज में बोली। सुनहरी आंखों में आंसुओं के साथ साथ खफगी भी जमा होना शुरू हो गई थी। अब की बार वो मुड़ा, इंतहाई गहरी निगाहों से इससे सामने बैठी परी चेहरा को देखा। ना तो मैं गाड़ी रोकूंगा और ना ही मैं तुम्हें वापस जाने दूंगा। मैं तुम्हें अगवा करा हूं, बता तो दिया है, और अब तुम्हारे साथ मैं वो सब कुछ करूंगा जिसका तुम सोच भी नहीं सकती। पहले तुमने मेरा तमाशा लगवाया, अब मैं तुम्हारा लगवाऊंगा। इसके अंदाज में इत्मीनान ही इत्मीनान था, जैसे इसे किसी बात से फर्क ही ना पड़ता हो। नबिया का दिल धक से रह गया। खुदा के लिए ऐसा मत करे, मेरी बात तो सुने। वो सब बस मेरी मजबूरी थी। अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी तो मैं छलांग लगा दूंगी, उसने आखिरी हरबे के तौर पर गड़बड़ा कर कहा। ज़ुहैब शराजी ने कोई रेस्पॉन्स ना दिया। वो यूं ही खामोशी से ड्राइव करता रहा। दरवाजा नहीं खुलेगा, जो मर्जी करना करो। गाड़ी अब वो अनजान रास्तों की तरफ मोड़ रहा था। आसपास वीराना नजर आने लगा था। दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, कोई गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही थी। नबिया ने बेबसी से आंखें मीच ली। वो ये कैसे भूल गई थी कि जो कुछ इसने ज़ुहैब शराजी के साथ किया था वो बदला नहीं लेगा, वो बदला लेने के लिए ही इसे यहाँ लाया था। पता नहीं वो अब क्या करने वाला था। एक वीरान से मकान के सामने गाड़ी रोकते वो दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। बाहर आओ, इसकी तरफ का दरवाजा खोलते इसने हाथ अंदर बढ़ाकर नबिया की कलाई थामी। वो बुरी तरह से घबराई। ज़ुहैब प्लीज, क्या करें आप, ऐसे तो नहीं थे। वो बहुत मुश्किल बोली। हाँ, मैं ऐसा नहीं था, मगर तुमने मुझे ऐसा बना दिया ना। अब मेरा ये रूप भी देखो। ऐसे बाजों से पकड़कर बाहर घसीट कर इसने मुख्तसरन जवाब दिया था। नबिया की सांसें कम होने लगी। दाएं हाथ से इसकी कलाई जकड़े वो बाएं हाथ में बंदी घड़ी पर वक्त देख रहा था। ब्राउन कलर की जर्सी और ब्लैक जीन्स में इसका सरापा वजाहत से भरपूर लग रहा था। मगर नबिया को इससे खौफ महसूस हुआ। यहाँ क्यों लाए मुझे? ये किसका घर है? क्या करना चाहते हैं आप मेरे साथ? वो घबरा कर बोली थी, मगर जवाब वो खामोश रहा। मकान का दरवाजा खुला था। वो बाहर से जितना टूटा फूटा और वीरान लग रहा था, अंदर से काफी बेहतर था। बड़ा सा रेस्ट हाउस के जैसे दिखने वाला मकान, जिसमें दाखिल होते ही ज़ुहैब शराजी ने पलटकर दरवाजा लॉक किया था। प्लीज मुझे जाने दे, आपको पता नहीं है मामा और बाबा कितने परेशान हो रहे होंगे, प्लीज मुझे जाने दे। वो एक दफा फिर गिड़गिड़ाई थी। ज़ुहैब शराजी अचानक पलटा। मैंने कहा ना, खामोश हो जाओ, वापस जाने की रट लगाना बंद कर दो, वरना तुम जानती नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा। एकदम इसके करीब आते इसने पूरी शिद्दत से इसके लबों पर अपना हाथ जमाया। मर्दाना हाथ का लम्स महसूस करते वो साकित हुई थी। सुनहरी आंखें बेयकीनी से फैली। ज़ुहैब ऐसा भी कर सकता था, वो जानती नहीं थी। इसे इस घर में बचाने आने वाला कोई नहीं था। चलो मेरे साथ, इससे बाजू से घसीटते हुए न जाने वो इससे कहाँ ले जा रहा था। मुख्तलिफ राहदारियों से घूमते ज़ुहैब ने कमरे का दरवाजा खोला। ये बेडरूम था। हालत इसकी भी कुछ खास अच्छी ना थी, मगर यहाँ का फर्नीचर दूसरे कमरों के मुकाबले में बेहतर था। सफाई सुथराई भी की गई थी। लगता था वो पूरी तैयारी के साथ आया था। इससे बेड पर पटकते ज़ुहैब ने पलटकर दरवाजा बंद किया। नबिया की आंखों में खौफ उतरा। अब रोना मत और प्लीज मदद की भीख मत मांगना, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देने वाला। हाँ, अब बताओ तुमने क्यों किया था निकाह से इनकार? इसके सामने कुर्सी पर टांग जमाकर बैठ गया था। नबिया ने बामुश्किल खुद को संभाला। बेड पर सिमट कर बैठे इसने इर्द गिर्द देखा। कमरे में मौजूद इकलौती खिड़की बंद थी। दरवाजे के सामने वो कुर्सी रखकर बैठ गया था। वो यहाँ से भाग नहीं सकती थी। यहाँ इसे बचाने वाला कोई नहीं आने वाला था। इसने बेबसी से आंखें मीची, क्योंकि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। नफरत है मुझे आपसे, और देखा मेरी नफरत बिल्कुल जायज थी। आप वही निकले जो मैं आपको सोचती थी, वही एकदम फट पड़ी थी। ज़ुहैब चंद लम्हे तक इसे देखता रहा। अभी तुम्हें पता कब चला कि मैं कैसा आदमी हूँ और मैं क्या कुछ कर सकता हूँ? इसकी जेब में रखा मोबाइल बजने लगा था। वो उठ खड़ा हुआ। सर पर दुपट्टा ओढ़ लो, मौलवी साहब आ गए हैं, हमारा निकाह होने वाला है। वो इसके सर पर आसमान तोड़ता कमरे से बाहर निकलता चला गया था।
नबीहा ने बेयकीनी से इसे देखा था। वो सच में जो कुछ कह गया था वो करने वाला था। हाँ, वो वाकई इसका इरादा रखता था, क्योंकि दरवाजा खोलकर एक साथ कई अफराद अंदर दाखिल हुए थे। वो सब के सब मर्द थे। ना जाने बोले कहां से आकर आया है, क्योंकि इनमें से एक शख्स के हाथ में निकाह का रजिस्टर था। इसने आते निकाह नामा नबीहा के सामने रखा। वो चीखती चिल्लाती रही, मिन्नत समाजत करती रही, मगर ना जाने कि कैसा मौलवी था जिसने इसके इनकार के बावजूद कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। वो बिल्कुल सामने खड़ा था। मौलवी साहब के सवाल का जवाब दो, वरना मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगा। इसकी निगाहों में साफ लिखा था। आंसू भरी आंखों से इसने आखिरी दफा जोहेब का चेहरा देखा। अब वो कभी इसे नहीं देखना चाहती थी, मगर ये सिर्फ इसकी सोच थी। दस्तखत करते इसने जोहेब शराजी को फाते बना दिया था। मेहमानों को रुखसत करते हुए कमरा बंद करके पलटा। मैं अधूरे काम नहीं छोड़ता, निकाह किया है तो इसे मुकम्मल भी करूंगा। वह इसकी जाने बढ़ा था। नबीहा ने दोनों बाजू अपने गिर्द लपेटे। खुदा के लिए जोहेब ऐसा मत करे, मुझे बर्बाद मत करे, प्लीज चले जाए यहाँ से। वो फूट फूट कर रो दी थी। आगे बढ़ते जोहेब ने आहिस्तगी से इससे अपने बाजू में समेटा। अभी घर जाने दे दूंगा तो घर जाते शोर मचा दोगी कि तलाक चाहिए, मुकम्मल तौर पर अपना बनाकर घर बेचूंगा तुम्हें, ताकि कभी अलहदा होने के बारे में सोचो भी मत। वो आहिस्तगी से अपनी गिरफ्त सख्त करता इसके कान के करीब कह रहा था। इसकी आवाज में नरमी थी, मोहब्बत थी, मगर एक संगीन धमकी भी थी। नबीहा ने खुद को छुड़ाने की आखिरी दफा कोशिश की थी, मगर वो नाकाम रही थी। जोहेब शराजी ने इससे बदला ले लिया था, और इसका बदला इतना भयानक था कि अब वो जिंदगी भर कभी सर उठाकर जीने के लायक नहीं रही थी। वो शख्स जिसे वो कभी अपनाना नहीं चाहती थी, अब वो इसकी मलकियत थी। यूनिवर्सिटी टाइम खत्म होने के करीब वो इसे लेकर घर चला आया था। सारा बेगम ने इसे यूं लुटे पुटे अंदाज में अंदर आते देखा तो उनका माथा ठनका था। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम जोहेब के साथ कैसे आई? इन दोनों को एक साथ देखकर तो कोई भी ठटक जाता इस वक्त। सायरा बेगम के साथ साथ पुप्पो जान भी चौंकी थी, जिस वक्त लाउंज में मौजूद थी। कुछ खास नहीं, बस यूनिवर्सिटी से वापसी पर नबीहा को पैक करते हुए ले आया था। मैं आज रात को बाबा जान आप लोगों के घर आएंगे, कुछ जरूरी बात करनी है। जोहेब ने मुस्कुराते हुए यूं इन्हें इतला दी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नबीहा ने मुड़कर एक नफरत भरी निगाह इस शख्स पर डाली, जिसके वजूद से अपने तमाम हकूक जबरन वसूल करके अब मुस्कुरा रहा था, जैसे इससे बढ़कर फाते ही कोई ना हो। हाँ, वही तो फाते था। बगैर एक लफ्ज कहे वो मुड़कर अपने कमरे के सिमत भागी चली गई। सारा बेगम ने परेशानी से इसे देखा, मगर जोहेब का मूड इतना खुशगवार था कि वो ना चाहते हुए भी खामोश हो गई थी। अपने कमरे में आते ही वो फूट फूट कर रोने लगी थी। इसे पता था ताहिर जान इस घर में क्या बात करने आएंगे। वो वही बात करने आएंगे जो उसने रास्ते में नबीहा के कानों में डाली थी। डैड को भेजूंगा मैं शाम में हमारे रिश्ते की बात करने के लिए। भरी महफिल में वो तुमसे पूछेंगे और तुम हाँ करोगी, बिल्कुल इस तरह जिस तरह तुमने सबके सामने इनकार किया था। मुझे अच्छी बीवियां शौहरों की सारी बातें मानती है ना। आखिर में वो तंजिया अंदाज इख्तियार कर गया था। अपनी आंखों में आए आंसू छुपाते नबिया ने रुख मोड़ लिया। ऐसे पता था रात ऐसा ही कुछ होने वाला है, और इसका अंदाजा गलत ना था। डिनर के वक्त ताया जान और नरमीन आ गए थे। पुप्पो जान की फैमिली पहले ही घर में मौजूद थी। खानदान के बाकी अफराद को भी ताया जान ने फोन करके बुला लिया था, और इस वक्त सब बैठे एक दफा फिर जोहेब और नबीहा के रिश्ते के मुतालिक बात कर रहे थे। मेहताब शराजी खामोश थे। तुमने देखा नहीं पिछली बार क्या हुआ था? ए निकाह के वक्त नबीहा ने, इसलिए मैंने इसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। यूं भी शरीयत में बेटियों से पूछे बगैर निकाह करने की इजाजत नहीं है। मेहताब शराजी उलझन में मुब्तला थे। ताया जान ने परेशानी से अपने माथे पर हाथ फेरा। वो सब तो मैंने भी देखा था, मगर जोहेब का इसरार है कि एक दफा नबिया को बुलाकर इससे पूछा जाए। जवान बेटा है और तुम्हें पता है कि वो नबिया को शुरू से पसंद करता है, इसलिए तुम नबिया को बुलाओ, मैं खुद इससे बात कर लेता हूँ। मेहताब शराजी अपने बड़े भाई को देख कर रह गए थे, जिनका हुक्म वो कभी नहीं टाल सकते थे। सो इन्होंने सायरा बेगम को हुक्म दिया, नबिया को नीचे ले आओ और इसे समझा कर लाना कि बड़ों के सामने कोई बदतमीजी ना करे। वो खुद शर्मिंदा थे और इंतहाई परेशान भी। सायरा बेगम वापस नबिया के कमरे की तरफ आई थी। वो आईने के सामने खड़ी पत्थर के बुत की तरह उस्तादा बनी थी। सब कुछ तो वो अपना गवा चुकी थी, हाँ बचाना क्या था। तो सायरा बेगम के अंदर आते इसने दुपट्टा सर पर ओढ़ लिया। मुझे लेने आई हैं आप?
चले मैं तैयार हूँ, बेतासुर अंदाज में कहते वो उनसे भी पहले कमरे से बाहर निकल आई थी। नीचे पूरा खानदान जमा था, इसी का इंतजार हो रहा था। इसे आते देखकर ताया जान एक पल के लिए साकित हुए। देखो बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अभी इन्होंने फक्त इतना ही कहा था जब वो अचानक बोल उठी, मैं ज़ुहैब से शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप लोग इसी हफ्ते निकाह का बंदोबस्त कर लीजिए। इसने जैसे सबके सरों पर बम फोड़ा था। सभी ने चौंक कर इसका जर्द पड़ता चेहरा देखा, मगर वो अपनी बात मुकम्मल करने के बाद रुकी नहीं थी। पलटकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ते वो अपने कमरे में आ गई थी। दरवाजा बंद करते वो फूट फूट कर रोने लगी। इसकी जात के पर्चे उड़ा दिए गए और अब इन्हें समेटने में कितनी देर लगती थी, ये बात कोई नहीं जानता था। नीचे लाउंज में कितनी देर तक वो सब हैरत से एक दूसरे को देखते रहे। एक तो आजकल के बच्चों की भी कुछ समझ नहीं आती। पहले नाराज हो गए थे, अब राजी हो गए हैं। खुदा जाने इनके क्या तरीके हैं। मेहताब शिराजी शर्मिंदगी से बड़े भाई के सामने झुके जा रहे थे, मगर वो खामोश खड़े थे। अच्छी बात है, अगर नबिया राजी हो गई है तो शादी की तैयारियां करो। इसी हफ्ते ज़ुहैब और नबिया की शादी होगी। ये ऐलान था या कोई बिजली की लहर। पूरे खानदान में जैसे हंगामा मच गया। ज़ुहैब और नबिया की शादी खानदान में सबका फेवरेट टॉपिक था। पहले बड़ी महफिल में होने वाला इनकार और फिर अचानक होने वाली शादी में सिरे से हंगामे जाग उठे थे। एक हफ्ता किस तरह गुजरा वो कुछ नहीं जानती थी। मायूं का जर्द जोड़ा पहने इसने कई लड़कियों के मुंह से अपने हुस्न की तारीफें सुनी थी, मगर इसके लब मुस्कुरा तक न सके। मेहंदी की रात ज़ुहैब ने इसके मोबाइल पर एक मैसेज भेजा था कि अभी तक मुझसे नाराज हो, अब तो कल हम हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। वो तब भी खामोश बैठी रही। इसने मैसेज पढ़कर डिलीट तक न किया, यूं ही बेजारी से मोबाइल एक तरफ को डाल दिया। एक रात चुपके से गुजरी और रुखसती का दिन भी आ गया। सुर्ख जोड़े में मलबूस निकाह नामे पर दस्तखत करते हुए इसके लबों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। क्या किसी को बताने की ताकत रखती हूँ मैं कि यह निकाह तो महज कागजी कार्रवाई है। जो कुछ इसने मेरे साथ करना था वो तो पहले ही कर चुका है। मगर खामोशी से इसने निकाह नामे पर दस्तखत कर दिए थे। मुबारक सलामत का शोर गूंजने लगा। कहकों के बीच में से ज़ुहैब शिराजी के फातिहाना कहके भी सुनाई दे रहे थे और इन्हीं शोर हंगामों के बीच में इसे रुखसत कर दिया गया। ज़ुहैब शिराजी की संगत में वो इसका हाथ थामकर अपने घर ले आया। ज़ुहैब भाई आज इतने खुश न लगता, इन्होंने पूरी दुनिया अपने कब्जे में कर ली है। नरमीन सजी सजाई हजला रूसी के दरमियान इसे बिठाते हुए खुशी से कह रही थी, हाँ मेरी लाश पर अपने अरमानों का मीनार जो तामीर करने लगा है इसलिए खुश होगा। क्या अंजाम होगा इस शादी का ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो अंदर ही अंदर सुलग रही थी। हतन मकदूर कोशिश कर रही थी कि वो रोने नहीं। वो सब कमरे से चले गए तो गहरी सांस लेकर इसने घूंघट पीछे को सरका दिया। यूं लगा एक भारी बोझ से सर आजाद हुआ, मगर अभी इससे बैठे 2 मिनट भी नहीं हुए थे जब दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। बहुत जल्दी है ना अपना चेहरा मुझे दिखाने की। यकीन है ना तुम्हें कि तुम बहुत हसीन हो और तुम्हारे हुस्न के आगे मैं हार चुका हूँ। ना मालूम इसकी आवाज में गहरी काट थी या वो इसकी हालत का लुत्फ ले रहा था। नबिया ने बेबसी से इसे अपनी आंखें मीची। अच्छी लग रही हो, मैं तुम्हें हमेशा से इस रूप में देखना चाहता था। वाहिस्तगी से इसके बराबर बेड पर बैठा था, बिल्कुल सामने पूरे हक के साथ। नबिया ने पलकें उठाकर इसे देखा, मगर मैं ये सब नहीं चाहती थी। मैं आपको कभी यहाँ नहीं देखना चाहती थी। मुझे आपसे नफरत है, मुझे ये शादी नहीं करनी थी। ये सब जबरदस्ती किया है आपने। मैं इस रिश्ते को कभी नहीं निभाऊंगी। मैं आपको छोड़कर भाग जाऊंगी। जब भी मौका मिलेगा मैं आपकी इज्जत को दागदार कर दूंगी, बिल्कुल इस तरह जिस तरह से आपने मेरी इज्जत को दिया है। वो बगैर रुके बोलती चली गई थी। इसकी आंखों में से नमी गायब होने लगी थी। अंदाज में एक अजीब सी नफरत उतर आई थी। ज़ुहैब शिराजी के मुस्कुराते लब सिमट गए। आखिर इस नफरत के पीछे वजह क्या है? क्या जान सकता हूं मैं कि अचानक तुम्हारी मोहब्बत इतनी नफरत में क्यों बदल गई? जब मैं लंदन में था तब तो तुम हर वक्त मुझसे बातें किया करती थी। तुम्हें पसंद था, तुम मुझसे शादी करना चाहती थी, ये तुम्हारे अंदाज बताते थे। भले तुमने कभी मोहब्बत का इकरार नहीं किया था, मगर तुम्हारा चेहरा बताता था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तो फिर अब ये सब क्या है? या वो सब एक ढोंग था, तमाशा था, सिर्फ वक्ती अट्रैक्शन थी, या फिर तुम ऐसा बहुत सारे लड़कों के साथ करती रही हो? वो बोलने पर आया तो रुकने की जहमत इसने भी नहीं की थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी आग उगने लगी थी। वो सच्चाई जानना चाहता था। इस छुपन छुपाई के खेल से अब वो भी तंग हो रहा था। नबिया ने एक तंजिया मुस्कुराहट से इसे देखा।
आपका जो जी चाहता है आप समझ लें, मगर ये हकीकत है कि मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। चंद रोज बाद जब आपने मुझे अपना असल रूप दिखाना है ना, इससे बेहतर है कि हम एक नया रिश्ता शुरू ही ना करें। वो यकलक बेड से नीचे उतरने लगी थी। ज़ोहैब शराजी ने इसकी कलाई थामी। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। कहाँ जा रही हो तुम? इसके अंदाज में सख्ती उतर आई थी। नबिया ने मुड़कर एक सुलगती हुई निगाह इस पर डाली। मैं आपकी बातों की पाबंद नहीं हूँ। नहीं, मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है। निकाह नामे पर दस्तखत किए हैं, खुद को आपकी गुलामी में नहीं दिया। इसकी तड़क कर जवाब देने पर ज़ोहैब शराजी का खून खोल उठा था। माहौल का सारा अफसो गायब हुआ। आसपास बिखरे फूल अंगारों की तरह लगने लगे। वो भी एकदम उठकर इसके बराबर आया था। मैं तुम्हें बता दूं कि निकाह नामे पर दस्तखत करने से अब तुम मेरी मलकियत ही बन चुके हो। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तुम्हें मेरी पसंद नापसंद हर चीज का ख्याल रखना है। मेरी इजाजत के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकती। ऐसा ही होता है ना यहाँ पाकिस्तान में, तो फिर मैं भी तुम्हें वैसा ही एक रवायती मर्द बनकर दिखा देता हूँ। मुझे किसने रोका है? इसके हाथ की अपनी गिरफ्त नबिया के बाजू में बेबस हो रही थी। इसकी आंखों में नमी उतरी। छोड़े मेरा हाथ, प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। इसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा था, मगर ज़ोहैब शराजी ने अपनी गिरफ्त नरम नहीं की। मुझे सच सच बताओ कि आखिर तुमने शादी से इनकार क्यों किया? वो सब कुछ क्या था? वो झूठ था या फिर ये झूठ है? मैं सच्चाई जाने बगैर नहीं रहूंगा। वो जैसे बेबस हुआ था। मैंने अपनी आंखों में आंसू को उतरने से रोका। हकीकत यही है कि मुझे आप पसंद नहीं। मैं इस रिश्ते को जारी नहीं रखना चाहती। तलाक चाहिए मुझे। इसके बाद के जवाब में ज़ोहैब शराजी ने यकलक बेड के ऊपर पटखा था। इसका हाथ हवा में मुअल्लक हुआ। नबिया ने बेयकीनी से इसे देखा। वो इस पर हाथ उठाने वाला था कि ज़ोहैब ने खुद अपने हाथ को बेयकीनी से देखा। अगले ही पल वो 2 कदम पीछे हटा था। वो लम्हा बहुत कड़ा था इन दोनों के लिए। इन दोनों के बीच में सदियों का फासला हायल हो गया था। ज़ोहैब शराजी ने चंद कदम पीछे हटाए वो खौफजदा निगाहों से इसे देख रही थी। अगले ही लम्हे वो मुड़कर इसके कमरे से बाहर निकलता चला गया था। टेरेस पर खड़े होकर वो न जाने कितनी देर खुद पर काबू पाने की कोशिश करता रहा, मगर इसे किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। क्यों कर रही थी नबिया ये सब कुछ? वो जानना चाहता था। अंदर वो घुटनों में सर दिए फूट फूट कर रोने लगी थी। जिंदगी ने इन दोनों को इस नहज पर पहुंचा दिया था जहां से वापसी का फिलहाल इन दोनों का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अगले दिन नाश्ते की मेज पर सब ने इन दोनों के उतरे हुए चेहरों को नोट किया था। मैं तो पहले ही कह रही थी कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, लेकिन कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता था। जरा देखो तो किस तरह दूर दूर बैठे हैं। कहीं से लग रहा है कि मुंह ब्याहता जोड़ा है। नबिया ने तो नजर उठाकर भी ज़ोहैब को नहीं देखा। फूफो ने ऐसी आवाज में सरगोशी की थी कि सबने ही बासानी सुन ली। वो यकलक अपनी कुर्सी खिसका कर उठ खड़ा हुआ था। मुझे एक जरूरी काम से जाना है, मेरी वापसी जरा देर से होगी। वो इतला देकर बाहर निकलता चला गया था। नबिया यूं ही अपने सामने रखी बाउल में दलिया चम्मच से घुमाती रही जब सायरा बेगम ने इससे टोका था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना नबिया? क्या हुआ है तुम्हें? इनके पूछने पर वो यूं जाके जैसे न जाने इन्होंने ऐसा क्या सवाल कर दिया हो, और अगले लम्हे वो बगैर कोई जवाब दिए उठकर अपने कमरे की सिमत बढ़ गई थी। सबने इनका ताकुब किया, मगर किसी ने कोई बात न की। पूरा दिन मेहमानों की आमदोरफ्त लगी रही। सारा बेगम, मेहताब, शराजी नाश्ता देने के बाद वापस जा चुके थे। सारा दिन सिर्फ ताया जान की फैमिली और बाकी खानदान वाले ही थे। नबिया कदम घटने लगा। जी चाहा अभी सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस भाग जाए। इसे खुद अपनी कैफियत समझ नहीं आ रही थी। खानदान के वो लोग जो इस पर जान छिड़कते थे, खूनी रिश्ते आखिर क्यों इसे इतने बोझ जैसे लगने लगे थे, या सिर्फ एक ही वजह से? क्या बात है? कजिन सभी कह रहे हैं कि तुम्हारा मूड काफी ज्यादा खराब है। आखिर क्या वजह है तुम इतनी अपसेट हो? न्यूली मैरिड लड़कियां तो बड़ी खुश होती हैं। भारी मर्दाना आवाज पर इसने चौंक कर सर उठाया था। ये अजलान था, इसकी खाला का बेटा, जो हाल ही में इस्लामाबाद से इस शहर आया था। शादी पर आए हुए मेहमानों की वजह से वो भी इससे घर में रुका हुआ था। नबिया ने गहरी सांस ली। अजलान के साथ इसकी अच्छी दोस्ती थी और ये दोस्ती काफी अरसे पुरानी थी। जब कभी वो बचपन में ननियाल में जाकर रहा करती थी तब से लेकर अब तक, मगर इतनी बेतकल्लुफी भी ना थी कि वो इसे अपने दिल की बात बता देती। कुछ खास नहीं, बस ऐसी थकावट का असर है। अजलान खामोशी से इसका जायजा लेने लगा था। चलो ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना।
मैं अब भी वही तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। इसके अंदाज में कुछ अजीब था। नबिया ने चौंक कर इसकी समत देखा, मगर वो अपनी बात मुकम्मल करते रुका नहीं था। मुड़कर कमरे से बाहर निकल रहा था और ऐन इसी लम्हे सीढ़ियों से ऊपर आते सुहेब शराजी ने इससे बाहर निकलते देखा। सलाम करके अजलान तो नीचे उतर गया, मगर वो बिगड़े तेवरों के साथ कमरे में दाखिल हुआ था। अच्छा, तो ये वजह है जिसके लिए तुम मुझसे शादी से इनकार कर रही थी? इतना दीदा दिलेर है तुम्हारा ये कजन के मुंह उठाकर सीधा कमरे में आ गया। कोई पुरानी मोहब्बत का जिक्र था तो सीधा सीधा मुझसे कह देती। इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? इसके अंदाज में गहरे तंज की काट थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी नबीहा ने मुड़कर हैरत से इसे देखा। वो से मुझसे बात करने आया था। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, वो बामुश्किल बोली थी, मगर ज़ोहेब शराजी ने इसकी बात बीच में काट दी। जानती तो तुम मुझे भी थी, अब पता नहीं मेरे साथ ढोंग रचा रही थी या इसके साथ। वैसे इस बेचारे को कौन से आश्रय और उम्मीदें दे रखी हैं? वही जो मुझे दी थी। जब भी तो इतने उतरे हुए चेहरे के साथ कमरे से बाहर निकला है। वो कदम कदम चलता इसके सामने आकर खड़ा हो गया था। नबीहा ने गहरी सांस लेते ही और अब रश वापस ड्रेसिंग टेबल पर रखा। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। वो इसके बराबर में से कितरा कर निकल जाना चाहती थी, मगर ज़ोहेब शराजी ने इसे दोनों बाजुओं से थामकर वापस अपने सामने खड़ा किया था। आखिर ये सब क्या है नबीहा? क्या तुम मुझे सच बताना पसंद करोगी? अब की बात इसने कदरे नरम लहजे में सवाल किया था। नबीहा ने सुलग कर एक निगाह इस पर डाली। बड़ी जल्दी हार मान ली। जबरदस्ती निकाह किया था ना मुझसे, अपनी इस वीरान घर में ले जाकर, और फिर सबके सामने मेरा तमाशा भी बनवाया। तो फिर अब मेरी मिन्नत समाजत क्यों कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं मेरे रवैये को? मैं तो आपसे शादी से सिर्फ इनकार कर चुकी थी। ये जबरदस्ती की शादी का फैसला आपका था। अब मैं क्या बिहेव करती हूँ वो भुगतना आपका काम है। मुझसे शिकवे शिकायत मत करें, तलखी से कहते वो तेजी से इसके हाथों को झटक कर कमरे से बाहर निकल गई थी। ज़ोहेब शराजी ने हैरत से इसे बाहर जाते देखा। अगले पल इसने ड्रेसिंग टेबल पर रखा गुलदान उठाकर जमीन पर दे मारा था। ये लड़की इसके दिमाग का कचूमर निकाल रही थी और वो इतना बेबस था कि अपना जब्त भी खोता जा रहा था। क्या हो गया मुझे? बेबसी से बेड पर बैठते इसने दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया था। नबिया नीचे किचन में आकर भाईजान के पास खड़ी हो गई थी। अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? अभी तो तुम्हारा वलीमा भी नहीं हुआ। 2 रोज बाद है ना वलीमे की तारीख, और तुम किचन में काम करने चली आई हो। इन्होंने प्यार से नबिया को टोका तो इसकी आंखों में आंसू रवा होने लगे। कितना प्यार करते थे वो सब लोग इससे, मगर वो अपने दिल का क्या करती? वो पलट कर लॉन्च में रखे सोफे पर आकर बैठी। ताईजान ने किचन से निकलते इसे यूं बैठे देखा, मगर कुछ न बोले। रफ्ता रफ्ता घर की सारी बत्तियां बंद होती गई। हर कोई अपने कमरों में मुनकीद हो गया। से वही थी जो लाउंज के सोफे पर बैठी रही। आंखों से आंसू मतवातर बहते रहे, रह रह कर चेहरा आंखों से के सामने भटक रहे थे। मैं कितनी नाकाम हूँ, मैं किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सकी, यहाँ तक कि अपने लिए भी नहीं कर सकी। पीछे सोफे पर टिकाए इसने अपनी पलकें मोड़ ली थी। रोते रोते न जाने किस वक्त वो गहरी नींद में उतर गई। इसे पता न चला एक ठंडा सा लम्स चेहरे पर महसूस हुआ तो गड़बड़ा कर जागी थी। इसके चेहरे पर झुका आंसू साफ कर रहा था। यहाँ किसका मातम कर रही हो? ऊपर कमरे में जाकर सो जाओ, अभी कोई बाहर निकला तो 100 सवाल करेगा। इसके जागने पर ज़ोहेब शराजी बुरी तरह गड़बड़ा कर पीछे हटा था। वो खुद भी हवास बाख्ता से हुई थी, उठ खड़ी हुई। ये पहला मौका नहीं था कि वो इसके करीब आया था, मगर नामालूम क्यों वो बुरी तरह भौंकलाई थी। ज़ोहेब चंद कदम पीछे हटा तो वो तेजी से पलटकर कमरे में चली गई थी। कितनी देर तक तो अपने मुतसलसल सांसों को संभालने की कोशिश करती रही और इसी लम्हे इसने फैसला कर लिया था कि वो यहाँ से भाग जाएगी, मगर भागने से पहले इसे एक काम करना था, एक आखिरी काम। अगली सुबह अपनी अलमारी में रखे हुए सारे जेवरात इसने एक बैग में डाले थे। सारा कैश रकम जितनी इसके पास थी, जितनी अलमारी में रखी थी, वो सब हैंड बैग में मुंतकिल करने वो घर से बाहर निकल आए। ज़ोहेब कहाँ जा चुका था या घर में ही था, इसे वो दिखाई न दिया। ताईजान ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। रिक्शे में बैठते इसने एक नामालूम पता रिक्शे वाले के सामने किया था। रिक्शा मुतअद्दिद सड़कों पर घूमता घूमता एक सरकारी अस्पताल की टूटी फूटी सी इमारत के सामने जा रहा था। अजय वाले को पैसे देकर वो नीचे उतरी। अंदाज में एक दर्द की लहर सी जागी थी। यहाँ इसका एक बहुत प्यारा रिश्ता था, बड़ा कीमती रिश्ता, जिसके बारे में वो जानती थी। इस बात से सभी लाइलम थे। थके थके कदमों से चलते वो अस्पताल में दाखिल हुए। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते वो जनरल वार्ड तक चली आई थी। इससे पता नहीं था कि वो अब तक यही होंगी, मगर बेड नंबर 14 पर नजर पड़ते इसके लबों से गहरी सांस निकली। वो वही थी, निढाल अंदाज में बैठी। इसके दाएं बाजू पर प्लस्तर चढ़ा हुआ था।
एक आंख पर मौजूद सूजन पहले से भी बढ़ चुकी थी, चेहरा जख्मी था, शायद सरकारी अस्पताल में इलाज इतना प्रॉपर नहीं होता था। वो धीरे धीरे कदम उठाते बेड के पास आकर खड़ी हुई। बेड पर बैठे वजूद ने मुड़कर इसकी तरफ देखा। नबिहा, तुम फिर आ गई। घर में किसी को पता चल गया कि तुम मुझसे मिलती हो तो कितना बुरा होगा, जानती हो ना, वो बामुश्किल बोली थी। नबिया की आंखों से आंसू टपक रहे थे। आप ही, मैं आपको इस हाल में नहीं छोड़ सकती। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। बेड पर बैठा वजूद कोई और नहीं, इसकी सगी बहन थी, इसकी बड़ी बहन अबिहा शेराजी। तुम्हारी शादी हो गई, वो इसके हाथों पर लगी हुई मेहंदी देख रही थी। नबिहा ने आंसू साफ किए। हाँ, मैंने बहुत मना किया इससे। मैं जानती हूँ मेरे साथ भी वही सब कुछ होगा जो आपके साथ हुआ था। आज जब यहाँ इस हाल में इसलिए है क्योंकि आपने एक शख्स से मोहब्बत की और इसकी मोहब्बत के लिए अपने घर वालों को भी छोड़ दिया। घर से भागकर शादी की, रुपया दौलत इज्जत सब दाव पर लगाया, गरीब आदमी से शादी की और इसने आपके साथ क्या किया? आपके प्रेग्नेंट होते ही आपको मार पीट कर छोड़ दिया, आपको इस हाल में पहुंचा दिया कि मोहल्लेदारों ने आपको इस किराए के मकान से उठाकर यहाँ इस अस्पताल में पहुंचाया। आपका बच्चा आपके पेट में मर गया। आज आप इस हाल में हैं कि ना तो घर वापस जा सकती हैं और ना इस शख्स का कोई अता पता है। ये सब धोखा मोहब्बत के नाम पर हुआ था ना। मोहब्बत से बढ़कर बेकार तरीन चीज और इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं जानती हूँ मेरे साथ भी यही होगा। मना किया था मैंने ज़ोहेब को कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। शादी ना होती तो शायद मोहब्बत सलामत रहती जो मेरे और दिल में, किसके लिए, मगर अब वो भी मेरे साथ यही सब कुछ करेगा। वो एक दफा फिर रोने लगी थी। सामने बैठी अबिहा के लबों पर एक फीकी मुस्कुराहट बिखर गई। ये सब मेरे नसीब में था। मैं जानती हूँ वापस आई तो कोई मुझे कबूल नहीं करेगा, इसलिए अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रही हूँ। वो मजीद भी कुछ नहीं कहती, मगर नबिया ने जल्दी से बैग खोला। मैंने जेवरात और पैसे आपके लिए लाई हूँ, आप ये सब कुछ रख लें और यहाँ से कहीं दूर चली जाएं, अकेले कोई अच्छी जिंदगी शुरू करें। मैं इससे ज्यादा आपकी मदद नहीं कर सकती। मैंने अम्मी से बात करने की कोशिश की थी, मगर वो तो आपका नाम भी नहीं सुनना चाहती। ये सब रिश्ते इतने जालिम क्यों होते हैं? वो बामुश्किल बोल रही थी। सारे फैसले खुद ही कर लिए तुमने। क्या कभी मुझे इस लायक समझा कि अपने दुख में शरीक कर सको? मानूस आवाज पर वो बेसाख्ता पलटी थी, आंखें बेयकीनी से फैली। अपने इसी जाजिब नजर हुलिये में वो बिल्कुल पीछे खड़ा था। आप अंदर कैसे आए? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ? वो बेइख्तियार बोली थी। वो सरकारी अस्पताल में था, लेडीज वार्ड के अंदर खड़ा था, जहां कोई मर्द नहीं हो सकता था। और सबसे बड़ी बात, इसे कैसे पता चला कि नबिहा यहाँ थी? कई सवाल नबिहा के अंदर जाए। मुझसे सवाल मत करो, रिश्वत देकर अंदर आया हूँ। ये बुराई भी है मुझ में बाकी सारी बुराइयों की तरह, जो तुम समझती हो ना। वो नॉर्मल से अंदाज में कहता हुआ बेड के दूसरी तरफ अखड़ा हुआ था। नबिहा ने अपनी आंखें मीच ली। या वो भी इसी खानदान का था जिस खानदान को दगा देकर वो घर से निकली थी। मैंने आपके मुतालिक जब भी पूछा, मुझे यही बताया गया कि आपने अपनी पसंद की शादी की थी और इसके बाद आप बैरून मुल्क चली गई। खानदान में कोई आपका नाम नहीं लेता। शायद यही वजह थी कि मैं कभी सोच भी ना सका कि नबिया हक के इनकार की वजह आपने जो गलती आपसे हुई वो इतनी बड़ी नहीं कि सारी जिंदगी आप इसका खुमियाजा भुगते। मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। घर वाले ना माने तो मैं आपको अपने घर में रखूंगा। ये मेरा फैसला है। मोहब्बत करना जुर्म नहीं। गलत शख्स से मोहब्बत करना और इस मोहब्बत के होते हुए गलत फैसले करना हमें नुकसान देता है, वैसा नुकसान जैसा आपका हुआ। लेकिन अब आपको पता चल चुका है कि सही क्या है, क्या गलत है। मुझे नहीं लगता है कि आइंदा जिंदगी में आप ऐसी गलती दोबारा दोहराएंगी। आपको एक मौका मिलना चाहिए। वो आम से अंदाज में कह रहा था। इसकी अबिहा से कोई जज्बाती वाबस्तगी नहीं थी। इससे तो अपनी इस कजन को देखा ही पहली दफा था, लेकिन वो नबिहा की बहन थी। ये रिश्ता इसके लिए मुकद्दस था। नबिहा ने बेयकीनी से इसे देखा। और तुम नबिहा, तुमने मुझे एक दफा भी इस काबिल नहीं समझा कि इस सब के बारे में बताओ। मुझे शक था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मैं इतना जमाना शनास जरूर हूँ कि तुम्हारे चेहरे से छलकती मोहब्बत पड़ सकता था। जब मैं लंदन में था तो सिर्फ तुम थी जिसकी वजह से मैं वापस आया, वरना मैं अपना कारोबार वही सेट कर लेता। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं आया। और तुम्हें कैसे लगा कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगा? वो इसकी आंखों में देखते हुए सवाल कर रहा था। नबिया ने आंसू भरी पलकें उठाकर इससे देखा। मोहब्बत में सब यही सलूक करते हैं जैसा आप ही के साथ हुआ। आप भी मेरे साथ यही करेंगे? वो बामुश्किल बोली थी। ज़ोहेब शेराजी ने तासुब से सर झटका। तुम मुझे जानती नहीं हो क्या? मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ। क्या तुम्हें अपने इंतहा पर भरोसा नहीं था? एक बार भी भरोसा करके तो देखो। हमेशा मोहब्बत गलत नहीं होती, हमारे फैसले गलत होते हैं। और क्या तुम एक दफा फिर अपनी बहन की तरह कोई गलत फैसला करना चाहती हो? वो पलट कर इसके सामने आ गया था। आवाज इतनी मध्यम थी कि वार्ड में मौजूद दीगर किसी मरीज के कानों में इनकी बातें नहीं पड़ रही थी। हाँ, मगर सभी हैरत भरी नजरों से ये मंजर देख रही थी, जहां एक आदमी खवातीन के वार्ड में आकर खड़ा हो गया था। कई बेड पर लेटी हुई खवातीन ने अपने इर्द गिर्द मौजूद पर्दा खींचकर बराबर कर लिया था। ये सारी बातें हम घर जाकर भी कर सकते हैं। यहाँ इन खवातीन को परेशान करने की क्या जरूरत है? या फिर कोई नया चेहरा ढूंढ रहे हैं?
अब नबिया ने खफगी से कहा। ज़ोहैब शिराजी ने पहले हैरत से इसे देखा और फिर इसके लबों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। वो बिल्कुल बीवियों वाले अंदाज में बोली थी। इसके लहजे से जेलसी झलक रही थी। ढूंढ रहा हूं कोई परी चेहरा मिल जाए, मगर क्या करूं, नजर तुमसे हटती नहीं। अब की बार वो शरारत से बोला था। नबिया के लबों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। इसने अबिया का साथ देने का फैसला किया था। ये बहुत बड़ा बोझ था जो नबिया के सर का इसके सामने खड़ा ज़ोहैब शिराजी अच्छा लगने लगा था। इसे यकीन आने लगा था कि वो इसके साथ बुरा सलूक नहीं करने वाला। क्या मुझ पर भरोसा करती हो? मैं तुम्हें इस ट्रॉमा से निकालूंगा जो तुम्हें अपनी बहन को देखकर हुआ। ज़ोहैब शिराजी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था। नबिया ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थाम लिया। खुशियां इनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। ज़ोहैब ने घर वालों को अबिया के हक में मना लिया था। वो सब गुस्से में जरूर थे, मगर अबिया की इस हालत के बाद किसी ने भी इसे यूं सरकारी अस्पताल में पड़े रहने पर इक्तफा नहीं किया। अपने घर वालों के बीच में जाकर वो खुश थी और नबिया इसे देखकर पुरसकून। ये सब कुछ करने वाला ज़ोहैब शिराजी ही था, जिसके दिल पर वो हमेशा के लिए राज करने वाली थी।